एसआईपी से सही में इतना पैसा बन सकता है या ये सिर्फ एक फील टू गुड स्ट्रैटेजी बनते जा रहा तो अगर आपको 100 करोड़ रुपये बनाना है तो आपकी 10,000 रुपये के एस से 100 करोड़ नहीं बन सकते हैं। आपको अपने एस को बढ़ाते रहना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। है? इन्वेस्टमेंट कैसे करें पैसे बचा के? अर्न, सेव एंड देन स्पेंड। अगर ये अप्रोच फॉलो करते हो तो आप ज़िंदगी के सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, इसका डिफरेंस बताओ। जो मेरा सेविंग्स है वो मैं इसका इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट। उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो मेरा पैसिव इनकम है। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन और टाइमिंग ऑफ व्हेन वी इन्वेस्ट? हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के नाम पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या रहेगी? का एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है बिकॉज आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इसको गाइड करने के लिए आज हमारे साथ है निखिल कोठारी। वेलकम टू द मानव शो। थैंक यू मानव। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया। ओके तो सर सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। एसआईपी सबको पता है क्या है। आजकल एसआईपी को एसआईपी से लोगों को करोड़ों रुपए बनाने हैं, बट क्या एसआईपी से सही में इतना पैसा बन सकता है या ये सिर्फ एक फील टू गुड स्ट्रैटेजी बनते जा रहा है? हाँ मानव, अगर हम सही से एस अगर लॉन्ग टर्म के लिए करें, राइट, तो आप एस से बहुत पैसे बना सकते हो। ओके बट एस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एस अपनी बढ़ाती रहनी चाहिए। ओके उसको हम बोलते हैं स्टेप अप एस। तो आप Step जब up स्टार्ट SIP. कर रहे हो तो आप हो सकता है कि 5,000 रुपये से 10,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो, पर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको अपने एस बढ़ाते रहने पड़ेंगे। ओके तो अगर आपको 100 करोड़ रुपये बनाना है तो आपकी 10,000 रुपये के एस से 100 करोड़ नहीं बन सकते हैं। आपको अपने एस को बढ़ाते रहना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट। बट एस से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छा वाला वेल्थ बना सकते हो। तो आंसर इज यस। बट आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एस वेल्थ पे लॉन्ग टर्म पे बनेगा। और पर ये जरूरत है कि आपको एस बढ़ाती रहनी पड़ेंगी। आप सेम एस मत रखिए। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको अपने एस हर साल 10% से 15% से बढ़ाती रहनी चाहिए। ओके बट एसआईपी के बारे में सब अच्छी बातें बोलते हैं। कैन यू टेल अस वन अगली ट्रूथ अबाउट एसआईपी? ओके, सो पहले तो ये समझना चाहिए कि एस क्या है। एस एक जरिया है इन्वेस्ट करने का। ओके तो एस से आप लिक्विड फंड में भी निवेश कर सकते हो, जहाँ पे आपको एकदम 5-6% रिटर्न आ सकते हैं। और जहाँ पे एस आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे लॉन्ग टर्म पे रिटर्न बनता है। ओके बट लोग को ये समझना पड़ेगा एस कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, राइट। एस में रिटर्न आप इक्विटी फंड में अगर निवेश कर रहे हो तो हो सकता है कि अगर आपके 2-3 साल के एस आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लोग को लगता है कि मैंने 1 साल के एस किया, मेरा पॉजिटिव रिटर्न नहीं आने वाला है और मैं लोन लेके एस कर लेता हूँ। वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एस की आपके 1 साल के रिटर्न, 2 साल के रिटर्न भी नेगेटिव हो सकते हैं। राइट तो आपको एस जब कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5-10 साल के लिए करनी चाहिए इक्विटी फंड में, ओके तभी आपको एक अच्छा रिटर्न दिखेगा। अगर आप 1-2 साल के लिए कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका रिटर्न बहुत ही डिसमिसेबल हो या नेगेटिव भी हो सकता है। तो ओके ये गारंटेड नहीं है कि एस से आपका शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव रिटर्न बनने वाला है, राइट। ओनली लॉन्ग टर्म पे ही एस रिटर्न बनते हैं। ओके, और एस में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, राइट, कि कितना लंबा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। क्योंकि अगर आप 5 साल के एस करें तो आपका वेटेड एवरेज होल्डिंग पीरियड इसके 2 साल ही हुए हैं, राइट राइट। और दैट्स नॉट ए गुड टाइम फ्रॉम इक्विटी मार्केट परस्पेक्टिव। ओके तो एस अगर आप जब वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हो तो नॉर्मली वो एस लोग बात करें 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। ओके तो शॉर्ट टर्म एस हो सकता है कि आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे जो आपके एक्सपेक्टेशन और आपका रियलिटी मैच नहीं करे, ओके राइट। बट आप लॉन्ग टर्म ले करते हो तो आपको एक डिसेंट रिटर्न बन सकता है। कोई एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर सकते हो? जैसे अगर आपने पिछले 1 साल में एस की होती स्मॉल कैप फंड में, राइट, तो आपका रिटर्न आज नेगेटिव होता, ओके राइट। अगर किसी ने पास्ट रिटर्न देख के एस की 1 साल पहले, तो हो 3 साल पहले के स्मॉल कैप फंड के एस बहुत अच्छे रिटर्न दिखा रहे थे। राइट बट उसके बाद आपने अगर एस स्टार्ट की है और लास्ट पिछले 1 साल में आपने एस की है तो आज आपका रिटर्न नेगेटिव है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एस में शॉर्ट टर्म रिटर्न नहीं बन सकते, राइट। एस में लॉन्ग टर्म पे ही रिटर्न बनेंगे और पास्ट परफॉर्मेंस जो हो गया वो जरूरत नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके वो रिटर्न बनेंगे, राइट। तो जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है, राइट, उसके हिसाब से आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन आता है। ओके, बट मेन है कि लोग को ये लग गया कि मैं एस 1 साल के लिए करूँ, 2 साल के लिए करूँ तो मेरा रिटर्न तो गारंटीड है, पॉजिटिव है। वो ज़रूरत नहीं है, राइट। राइट। तो एस में अगर 1 साल के लिए भी करूँ, 2 साल के लिए, मेरा रिटर्न नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। वो एक मिथ है। एस में रिटर्न नेगेटिव हो सकते हैं, आंसर इज यस। बट आप 10 साल के रिटर्न करोगे एस तो रीजनेबली चांसेस है कि आपके रिटर्न पॉजिटिव ही आएंगे। ओके सो आपने जैसे बोला कि ओवरऑल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसआईपीज़ में, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में भी हम ले लेते हैं। सो इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करता है इसमें?
देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है कि मेरी हर, जैसे आज जो खर्चे हो रहे हैं वो हर साल बढ़ते रहेंगे, राइट। आपका जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो आपका इस तरह से होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे। Okay. अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर रहा है तो अपने पैसा को आप डीग्रो कर रहे हो, राइट। तो जो हम लोग, तो हमेशा आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि अगर इन्फ्लेशन 6% है तो मेरा जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आ रहा है वो 7-8% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी आप महंगाई को बीट कर रहे हो, तभी अपने आप लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पाओगे। नहीं तो आप हमेशा, अगर आप इन्फ्लेशन से कम रिटर्न कमा रहे हो तो आपका पैसा डीग्रो हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो ओवरऑल इकोनॉमी में ये होता है कि अगर आपका रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया की अगर हम मानते हैं तो वो 7 से 7.5% होना चाहिए, और उसमें हम इन्फ्लेशन ऐड करते हैं तो 6% इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो इफेक्टिव जो आपका ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडियन मार्केट शुड गिव यू 12 to 13% रिटर्न, 12 to 13%, राइट। दैट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन, राइट। एंड उस एक्सपेक्टेशन से आप, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप आपका जो आउटकम होगा वो आपके एक्सपेक्टेशन को मीट करेगा। बट अगर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रिटर्न है, अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू मे एंड अप इन अ डिसअपॉइंटमेंट मैनर कि यार मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मुझे बहुत हाई रिटर्न मिलेगा पर मेरा रियलिटी इज ओनली 12 to 14% रिटर्न। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू बी अलाइन योर एक्सपेक्टेशन रियलिटी। ओके, बट आज के टाइम पे अगर आपने देखा होगा ना, लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए। मतलब इफ 50,000 रुपीज़ उनकी सैलरी है, देयर एक्सपेंसेस आर 70,000 75,000, बिकॉज महंगाई भी बढ़ी है एंड लोगों को दिखाना भी बहुत है कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। तो इस टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को कैसे गाइड करना चाहोगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें पैसे बचा के? ओके, तो 2 तरीके हैं ज़िंदगी में खर्चे और सेविंग करने के। हम सब कमाते हैं, उसके बाद हम सब खर्चा करते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वो सेविंग करते हैं, राइट। जब हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमारा खर्चा पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारा सेविंग पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। राइट। मतलब एक स्मार्ट अप्रोच क्यों नहीं फॉलो करें कि हम जो कमा रहे हैं उसमें फिक्स अमाउंट है कि उतना पैसा हम सेव करेंगे, राइट। वो चाहे 20% हो, 30% हो, 40% हो, जो भी आपकी क्षमता है उस तरह से आप सेव करोगे। फिर जो पैसा बच रहा है वो खर्चा करने के लिए है, और उस पैसे को आप गिल्टी फ्री खर्चा कीजिए। तो आप ये अगर स्मार्ट अप्रोच फॉलो करोगे कि मैं जो कमा रहा हूँ उसके बाद मैं 20% 30% अपना बचा रहा हूँ और बाकी जो भी पैसा वो खर्चा करने का और मैं खर्चा करूँगा, तो अब तो आप एक लॉन्ग टर्म पे अपना एक रीजनेबल पोर्टफोलियो बना सकते हो और आप अपने जो लाइफस्टाइल है आराम से जी सकते हो। बट अगर आप ये पहला अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है, खर्चा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो भी पैसा हमें बैंक में दिखता है वो हम खर्चा कर देते हैं, राइट। तो फिर हम सेविंग कभी करेंगे ही नहीं, और हम सेविंग नहीं करेंगे तो कल कोई भी कारण से अगर हमारा जॉब चला गया, राइट, कल हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी। जैसे आपने कहा महंगाई बढ़ रही है, हो सकता है कि आपका जो जॉब है, राइट, वो इतना अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा आपको, तो आपकी अगर सेविंग्स नहीं रहेगी तो आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करोगे। और जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, जब आप एक टाइम के बाद आप जॉब छोड़ दोगे, राइट, आपको ज़िंदगी भर तो जॉब नहीं करना है, तो आप जब एक जॉब छोड़ोगे उसके बाद तो उससे में आपका ध्यान कौन रखेगा। तो इसलिए आपको ये जो स्मार्ट अप्रोच है, अर्न, सेव एंड देन स्पेंड, अगर ये अप्रोच फॉलो करते हो तो आप ज़िंदगी के सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। इसलिए वॉरेन बफे बोलते हैं, डोंट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, spend what is left after saving, राइट। and that is the only mantra to create wealth, that is the only mantra for wealth creation. बहुत अच्छी बात बोली आपने। और आपने एक पॉइंट बोला अबाउट रिटायरमेंट। आजकल है ना, हमने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सब जगह चल रहा है कि रिटायर एट द एज ऑफ 40। मेरे को 40 की एज में रिटायर करना है, फिर मैं SIP से करूँगा, फिर मेरे पास सेविंग्स हो गई है। बट ये जो चल रहा है कि मेरे को एट द एज ऑफ 40 रिटायर होना है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? See, first of all, there's two things: retirement या financial freedom, right? Retirement is what I always say is what you should always think of financial freedom. ओके। आपको काम तो हमेशा करते रहना है, काम पर एक ऐसा एज आने के बाद आप ये बोल सकते हो कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मेरे उतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ, अब मैं काम अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ, मेरी जो इच्छा है वो कर रहा हूँ, राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए टारगेट कीजिए, राइट, कि मेरे पास इतने पैसे हो जाए कि मेरा जो लाइफ लॉन्ग का खर्चा है वो आराम से निकलते रहे, उसके बाद जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं अपने पैशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो अब रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम एट 40, 45, 50, सी डूएबल है, आंसर इज यस। ओके। बट उसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन वे से, बहुत अर्ली एज से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। काफ़ी सारी जॉब्स है जहाँ पे आपको अर्ली एज में बहुत अच्छी सैलरीज मिल जाती है, राइट। जब आप 25 साल की हो, 28 साल की हो, आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाती है, उस टाइम आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, राइट, क्योंकि आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है, आप वो डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके पास काफ़ी बड़ा साइजेबल सेविंग्स है। अगर वो उस टाइम पे आप अपना 60-70% आप पैसा सेव कर सकते हो और वो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हो,
अच्छी तरह, तो आप 45 में आराम से रिटायर हो सकते हो, राइट. व्हाट आई मीन बाय रिटायरमेंट अगेन इज फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट. बट अगर आपका स्टार्टिंग बेस बहुत स्मॉल है, राइट, और उसमें आप उस टाइम नॉर्मली क्या होता है 25 में होता है जो भी पैसे हम कमाएं सब खर्चा कर देंगे, उसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर हम 40s में सोचें तो आपको रिटायरमेंट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट. तो हो सकता है कि आप 45-50 में रिटायर नहीं हो सकते, आपको 60 तक काम करना पड़ेगा. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मेरी जो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट्स है और कितना अमाउंट मैंने वहाँ पे डाला है और कितना लंबे टाइम के लिए डाला है, उसी हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे. बट एवरीवन शुड टारगेट दैट बाय 50-55 वन शुड हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके, राइट. तो इसलिए अर्ली इन्वेस्टिंग इज बिकम्स अ मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर हियर, राइट. और आज के दिन पे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि विद द AI कमिंग इन, विद द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट. तो आज जो आप काम कर रहे हो वो आज से 20 साल बाद रेलिवेंट होगा नहीं होगा आपको नहीं पता, राइट. तो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना बहुत जरूरी है, और वो एक बार आप बना लेते हो उसके बाद अपने स्किल्स को आप अपग्रेड कर सकते हो और फिर आप नए नए प्रोजेक्ट ले सकते हो, राइट. और आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में काम कर सकते हो. जैसे आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की तो मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि इज मनी बिकमिंग द रियल फ्रीडम, और इट्स गोइंग टुवर्ड्स मोर सोफिस्टिकेटेड प्रिजन की तरफ जा रहा है वो? ओके, सी, मनी beyond a point just a number, right. But money is important. I say 85% of life problem can be solved with money, right. So money is very very important, but beyond a point just a number, right. तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है जिससे आप अपने लाइफ लॉन्ग के खर्चे निकाल सको, राइट. सी, मानव क्या होता है कि दो चीज होती है, एक नीड होती है, एक वांट होती है, राइट. वांट की कोई एंड नहीं है, राइट. आज आपको SUV चाहिए, कल आपको एक अलग ही हाई एंड गाड़ी चाहिएगी, कल फिर आपको प्राइवेट जेट चाहिएगी, तो उसका कोई एंड नहीं है, राइट. तो बट आपको एक पता होना चाहिए कि मेरे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मुझे जीने के लिए जो मेरी एस्पिरेशन है उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए. एक बार आपने वो कमा लिया उसके बाद आप पैसे के पीछे मत भागिए, उसके बाद आप अपने जो आपका पैशन है, जो आपको लाइफ में करने का आपका पर्पस है उसको सॉल्व कीजिए, राइट. बट जब तक आपका वो फाइनेंशियल फ्रीडम का वापस नहीं हुआ है तब तक आपको काम करना पड़ेगा और आपको पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. द आंसर इज यस, क्योंकि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है then you'll get to लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, राइट. सो यू नीड टू हैव अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी विच विल मेक श्योर दैट आपको डेली के जो पैसे खर्चे करने के लिए चाहिए वो आपके हर महीने इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं, वो आपकी पैसिव इनकम हो गई है. और उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हो वो आप अपने हिसाब से काम करो, अपने टर्म्स एंड कंडीशन में काम करो. ओके, आपने एक चीज़ बोली थी कि मनी सॉल्व्स 90% ऑफ द प्रॉब्लम. अभी इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुआ था कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस वाला एंड कम टू दुबई. तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं. सब पैसा है, हेल्थ इश्यूज़ है पैसों से सॉल्व होगा, गर्लफ्रेंड चाहिए पैसा है तब भी रहने वाली है, नहीं तो नहीं रहेगी. सिंपल सी बात है वो. एंड बीइंग अ पर्सन, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. खाना हो, घूमना हो, फिरना हो, लग्जरी चाहिए. पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता आजकल. तो एक बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने वहाँ पे. मूविंग फॉरवर्ड, आपने पैसिव इनकम के बारे में बताया. सो एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, इसका डिफरेंस बताओ ना. ओके, तो जब आप यंग होते हो, राइट, योर एक्टिव इनकम क्या होता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उससे जो मैं पैसे कमा रहा हूँ. जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, आज आप शो करते हो, राइट. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस शोज विल ट्रांसलेट टू सम एक्टिव इनकम फॉर यू, राइट. इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो ये आपकी एक्टिव इनकम है, राइट. चाहे एक्टिव इनकम जैसे मेरे लिए है कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हूँ, तो मैं वहाँ से जो मेरे कमीशन आते हैं वो मेरी एक्टिव इनकम है, राइट. मेरे पापा के लिए मेरा फैमिली बिजनेस है जहाँ पे हार्डवेयर की बिजनेस है, जहाँ पे रोज कस्टमर्स आते हैं उनको सामान बेचते हैं, उससे वो पैसे कमाते हैं. ये सब एक्टिव इनकम है जहाँ पे मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ. फिर जो पैसे मैं कमा लेता हूँ और मेरे खर्चे जो मेरा सेविंग्स है वो मैं इसका इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट. उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो मेरा पैसिव इनकम है, राइट. तो जब आप यंग होते हो तो आपका एक्टिव इनकम इज फार हायर देन योर पैसिव इनकम, क्योंकि आप अभी कमा रहे हो, आपकी जो सैलरी होगी फार हायर होगी आपके इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रहा है. बट बाय द टाइम यू आर 45 एंड 50s, योर पैसिव इनकम, बिकॉज अगर आपने सही से इन्वेस्टमेंट किया है, बिकम्स वेरी वेरी हाई number, right. And after 60 you should survive only on your passive income, right. So this is how we translate the active and passive income, right. तो जो स्टार्टिंग में एक्टिव इनकम आपकी बहुत बड़ी होती है, पर आपको जो एक्टिव इनकम आपकी बहुत अच्छी है उस टाइम पे आपको इतना अच्छे सेविंग करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए कि फ्यूचर में जाके
आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम को रिप्लेस कर सके, राइट. सो ये मंत्र फॉलो करना बहुत जरूरी है. आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, सब एक्टिव इनकम अच्छी कमा रहे हैं पर वो उसको सही से इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो बाद में जाके पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट. इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका शरीर आपके साथ नहीं देता है या जब आपको चाहिए कि मुझे बाकी कुछ चीज़ों को करना है, तो आपका पैसिव इनकम आपकी बाकी सब चीज़ें के आपके पैशन को सपोर्ट करना चाहिए. ओके. हाउ यंग यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिकॉज आपने बोला कि बहुत जल्दी इन्वेस्ट चालू करना चाहिए. सो कौन से एज से आप इन्वेस्ट करना चालू करना चाहते हो, एंड फिर उसके रिटर्न्स आप कब से देखना स्टार्ट कर सकते हैं? सी यू शुड स्टार्ट अर्ली, जिस दिन आपके पास पैसे हों. ओके. और जितना जल्दी हो सके. नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस दिन आप जॉब स्टार्ट करते हो उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट. जैसे मैंने क्या किया है, राइट. मेरी 2 डॉटर्स हैं, राइट. द डे दे वर बॉर्न आई स्टार्टेड SIP in their name. Okay. And my SIP date is same as their birth date. Okay. So my daughter was born on 26th April. On 26th May, after getting her the birth certificate and everything, I started SIP in her name, right? And I started a small amount of 10,000 rupees every month on month. Okay. And I keep on doing the SIP. Roughly, she is right now at 8.5 years old. Right? मैंने कुछ 9,20,000 रुपये डाले हैं, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 20 लाख रुपये हो गए. ओके. और ये अगर मैं SIP करते रहूँ, बाय टाइम शी टर्न्स 18, राइट, दैट विल बी अराउंड 3 crores of rupees. ओके. और जब 25 years की हो जाएगी, मैं बोलूँगा ये जो मैंने SIP की है ये तुम कंटिन्यू करो, राइट. और अगर तुम करते रहोगे तो बाय द 45 शी विल हैव 100 crores वापस, राइट. तो स्टार्ट अर्ली का ये बेनिफिट होता है, क्योंकि उसने कंपाउंडिंग अभी से देखा है. और मैंने SIP डेट उसके बर्थ डेट से इसलिए किया है. सो व्हेन शी टर्न्ड 8, शी आस्क्ड मी, मेरा पापा जब बर्थडे आया तो उसने पूछा मेरा पापा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है. तो मैंने कहा आई डोंट गिव यू गिफ्ट ऑन योर बर्थ डेट, आई गिव यू गिफ्ट ऑन एवरी मंथ ऑफ योर बर्थ डेट. एंड आई शो दिस चार्ट to see every 26 I save this money, and this is called as saving. So you should save on your special days. So this is how she learns savings, right. And then when I told that I do this on 26, तो जब लास्ट टाइम हम लोग सिंगापुर गए थे, राइट, ऑन द दिसंबर वेकेशन. सो शी आस्क्ड मी, पापा आप तो सिंगापुर हम कैसे सेव करेंगे, राइट. सो आई एम सेइंग नहीं, मैं उस दिन भी सेव करूँगा. एंड when we came back from Singapore, I showed her, see, on 26th the money was invested. This is how she learns discipline, right. And by the time when she turns 17-18, I'll show her that, see, ये जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट्स किया है वो देखो 1 crores में आ गया है, राइट. दैट्स हाउ शी लर्न कंपाउंडिंग, राइट. तो मैंने जो 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन एंड कंपाउंडिंग, ये चारों मैंने उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट करके सिखाया है, राइट. तो अर्ली एज में मैंने इसको, मेरा उद्देश्य ये कि बाय द टाइम व्हेन शी स्टार्ट वर्किंग शी शुड सी दिस होल जर्नी, राइट. तो वो मोटिवेटेड होगी कि जैसे ही मैं पैसा कमाने लगूँ आई शुड स्टार्ट माई SIPs, राइट. अगर वो कर लेती है, राइट, बाय टाइम शी टर्न्स 45 शी विल बी फाइनेंशियली फ्रीडम, right, then she can follow her passion, whatever she wants to do, right. So this is what early investing makes a huge difference, right. बहुत अच्छी चीज़ आपने की है आपके डॉटर्स के साथ, दैट इज़ बहुत अर्ली एज से आपने उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सिखाया है, जो कि कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ाते, कोई भी इंडियन स्कूल में नहीं पढ़ाते. सो आप कैसे उनको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखा रहे हो, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो. आपने 3-4 पॉइंट्स तो बताए, बट अ गाइडलाइन फॉर आर व्यूअर्स, जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, कि उन्होंने उनके बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाना चाहिए एंड कैसे सिखाना चाहिए. ओके. तो हर पेरेंट्स को, राइट, अपने बच्चों के नाम पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. एंड अमाउंट इज इमटेरियल. आप 500 रुपये भी कर सकते हो, आप 20,000 रुपये, 50,000 रुपये भी कर सकते हो, राइट. पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या खाली बच्चों को सिखा रहे हो आप कि कैसे छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है. सो देन आई से दैट स्टार्ट SIP ऑन देयर बर्थ डेट. The only reason is that they will be emotionally attached to that SIP, कि मेरे बर्थ डेट पे जा रहा है, तो मुझे ये कंटिन्यू करना ही है, राइट. तो स्टार्ट दैट SIP मंथली, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी यू ऑल्सो एक्सप्लेन देम दिस. जैसे मैंने कहा, जब वो 8 years की होगी, जब एक रीजनेबल एज आती है, आई शोड हर व्हाट इज सेविंग इज ऑल अबाउट, एंड यू कैन सेव ऑन स्पेशल डेज. सो नाउ शी ऑल्सो नोज दैट कि जब भी कोई स्पेशल डे आता है एंड शी गेट्स मनी, शी विल गो एंड सेव इन अ पिगी बैंक और समथिंग, right. Or I have already opened a bank account for her, so she can go and invest in that bank, right. So that's how I'll teach her savings and investing. By the time she turns 14-15 years of age,
मैं जिस फंड में उसने डाला है उसका पोर्टफोलियो लेके जाऊंगा और उसमें एग्जांपल लेते हैं, उसमें अगर मानिए जोमेटो है, L&T है, रिलायंस है एंड इंडिगो है, शी यूजिंग दिस प्रोडक्ट ऑन डेली बेसिस, राइट? शी यूजेस जोमेटो, शी यूजेस इंडिगो। तो बोला कि आई एम नॉट ओनली द कंज्यूमर ऑफ दोज कंपनीज, आई एम इन्वेस्टर इन दोज कंपनी, आई एम ओनर ऑफ दोज कंपनी। सो दिस इज हाउ शी विल लर्न व्हाट इज ओनरशिप इज ऑल अबाउट, राइट? एंड जब वो 18-19 साल की हो जाएगी then she'll say the 10,000 रुपए का SIP करके इतना बड़ा कॉर्पस बन सकता है, right? And when she turns 24, I can say that if you want to go for studies, higher studies, you can use this corpus to fund your higher studies. तो उसको लगेगा कि SIP एक इन्वेस्टिंग करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आज मुझे अगर अपना खुद का बिजनेस खोलना है, राइट, तो उसको एक इनिशियल फंडिंग चाहिए, तो ये SIP जो मैंने की है दैट कैन हेल्प हर टू हेल्प एज अ बिजनेस फंडिंग ऑल्सो, राइट? और वो SIP अगर कंटिन्यू करती है तो मैंने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। तो हर पेरेंट्स को एक छोटा अमाउंट अपने बच्चों के नाम पे SIP करना चाहिए, एंड शुड बी सेम एज अ बर्थ रेट। सेकेंड थिंग व्हाट आई ऑलवेज से इज दैट सी, आज हमारे घर में कोई भी न्यू बॉर्न होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं या उनके नाम पे कोई खिलौने लेके आ गए। वो गिफ्ट और खिलौने वो 10 दिन, महीने, 2 महीने के बाद कुछ चलते नहीं। एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट, व्हाई डोंट यू गिव देम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? आज मेरे फ्रेंड्स में, फैमिलीज में कोई भी बॉन्ड होता है तो हम पहला जब बॉन्ड होते हैं तो हम उनको अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाल के उनको कैश देते हैं और बोलते हैं मुझे इमीडिएटली चेक दो। तो पहले तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि यार तुम कैश दे रहे हो, वापस चेक क्यों मांग रहे हो, राइट? क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट आई नीड टू इन्वेस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स नहीं, राइट? आई डू इन्वेस्टमेंट इन देयर किड्स नहीं, एंड गिव देम द स्टेटमेंट, आई वांट टू बी योर चाइल्ड फर्स्ट इन्वेस्टर, कि मैंने उसको इन्वेस्टमेंट्स दिया है, राइट? एंड एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आपने किसी को 25,000 रुपये दिए हैं, राइट, और आज उसको आप जो भी गिफ्ट दोगे सब खर्चे हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ वो आप इन्वेस्ट कर देते हो, राइट, ओवर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, राइट, दैट बिकम्स लाइक अ 3-4-5 लाख रुपीज, राइट? एंड द मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ दैट विल फार मोर देन जो आप इनिशियल कैपिटल देने वाले थे, राइट? सो दिस इज हाउ यू टीच पीपल इन्वेस्टिंग। और जब वो उसके सारे गिफ्ट खत्म हो जाएंगे, पर यही जो गिफ्ट है 20 साल बाद उसके पास रहेगा, राइट? एंड देन ही और शी विल लर्न व्हाट इज कंपाउंडिंग इज ऑल अबाउट। तो मैं हर पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप इन फ्यूचर में किसी के घर में भी कोई न्यू बॉर्न होता है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अदर गिफ्ट्स, ट्राई टू गिव देम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, राइट? एंड स्टार्ट SIP फॉर योर किड्स, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि जितने लॉन्ग टर्म में हम सब साथ में रहेंगे, जैसे आपने आपके डॉटर का भी एग्जांपल दिया। सो जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, बी इट इन स्टॉक मार्केट्स, बी इट इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन और टाइमिंग ऑफ व्हेन वी इन्वेस्ट? ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, ओके, राइट? जब आप टाइमिंग करने जाते हो, राइट, तो टाइमिंग में क्या होता है, आपका एंट्री भी सही होना पड़ेगा, आपका एग्जिट भी सही होना पड़ेगा, और वापस री एंट्री भी सही होना पड़ेगा। तीनों कॉल सही जाना is really very very difficult, right? You have to be literally God to get all the 3 calls right. और सही एग्जिट कभी नहीं मिलता, और एक या एग्जिट सही नहीं मिलेगा या आपको री एंट्री सही नहीं मिलेगा, आपका तो अगर आपने वापस री एंट्री नहीं किया तो वापस आप कंपाउंडिंग को खोदोगे। तो हमने ये बहुत बार देखा है लास्ट 15 साल में कि कोई बार कभी बार होता है आप टाइमिंग करने जाते हो तो आपका पहला टाइम सही हो सकता है, राइट, पर सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम आप मिस्टेक करोगे, राइट, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक यू लूज आउट ऑन कंपाउंडिंग। So the biggest mantra is all about discipline. कि मुझे हर महीने डालना है, मैं हर महीने निवेश करते रहूँगा, no matter where the market moves in, right? And 80% of a portfolio should completely based on discipline. 20% of portfolio you can take a call कि ठीक है मुझे मेरे पास 100 रुपये हैं, 80 रुपये तो मैं हर महीने बिना दिमाग लगाए SIP से इन्वेस्ट करते रहूँगा। 20% जो पैसा है उससे I will try to time the market. और आई ट्राई टू प्ले सम कॉन्ट्रा कॉल्स, राइट? वो अगर सही चले गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी गए तो मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 80% पोर्टफोलियो इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। सो आई विल से डिसिप्लिन स्कोर्स फार बेटर ओवर टाइमिंग, राइट? ओके, एक तरफ ₹100 करोड़ का ड्रीम सबके पास है, बट उसके साथ EMI चल रही है। हम मारवाड़ी गुजरातियों में शादी कितनी बड़ी होती है आपको भी पता है, लेन देन कितना होता है वो भी पता है, एंड बाकी सारे एक्सपेंसेस भी है जैसे हमने पहले भी बात की। और आज के वर्ल्ड में जहाँ पे 25 साल के प्लान के लिए, जैसे हम डिसिप्लिन की बात करें, लोग कमिटेड कैसे रहे जब लोग 25 सेकंड की रील भी नहीं दिख पाते? एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ओके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, कितना रुपए आप डालते हो, P इन मल्टीप्लाई बाय 1 + R, कितना रिटर्न आएगा डिवाइड बाय 100 टू द पावर n, राइट? नाउ इन मैथमेटिक्स सबसे पावरफुल सिंबल है टू द पावर, राइट?
राइट? और आप इस कंपाउंडिंग फॉर्मूला में देखोगे पी एंड आर बोथ आर डाउन, व्हाट इज टू द पावर इज एन इज द टाइम, राइट? सो इन्वेस्टिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टाइम है, राइट? पर पूरी दुनिया क्या फोकस करती है, कितना पैसा डालूं, कितना रिटर्न आएगा, राइट? बट नो वन इन द वर्ल्ड फोकस ऑन कितना लंबा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एंड द रिटर्न विच अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स इज बेस्ड ऑन टाइम. तो अगर आप 25 सेकंड में ये सीख सकते हो कि इन्वेस्टिंग में प्रिंसिपल रिटर्न उतना मैटर नहीं करता है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है टाइम, और मैं अगर 25 साल इन्वेस्ट कर दिया तो मैं अच्छा वाला वेल्थ क्रिएट कर दूंगा. तो बस ये 25 सेकंड की चीज़ है. आपको ये चीज़, ये फॉर्मूला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग फॉर्मूला आप देखो, उसमें आप समझ जाओगे पी एंड आर बोथ आर डाउन, व्हाट इज on the top or to the power is time. So time will make the differential. So just focus on time, and if you can do that, you will create enormous wealth. Right. So that's something. It only takes 25 seconds to learn this one. Right. And then just stay invested for 25 years. आप इतना wealth बना लोगे कि आप सोच नहीं सकते. Right. जैसे आपने टाइम की बात बोली, वो कितना वैल्यूबल है. लाइफ में भी हो या मनी वाइज भी हो, टाइम खरीदा नहीं जा सकता. Right. एंड जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे, जितना लॉन्ग टर्म रहोगे टाइम के साथ, जितना टाइम तक रहोगे उतना आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, उतना वेल्थ बना पाओगे. एंड जैसे हम टाइम की बात कर रहे हैं, अगर अभी भी इन्वेस्ट करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो सेकंड चला गया. सो एंट्री की जैसे आपने बात की, तो कभी भी एंटर कर सकते हो, जस्ट इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए लोगों ने. तो इसी में मैं टाइम से आपको बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ डिले कितना बड़ा चीज़ है, राइट? तो जस्ट गिव एग्जाम्पल. ओके, समझ लो आप 25 साल के हो और आप बोलते हो मैं ₹1,00,000 महीने का इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं 60 साल तक रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, एट 12% रफली यू विल क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 4.8 करोड़. ओके, अब आप गेम खेलते हैं, मानो आप बोलते हो कि मैं 25 में नहीं करता हूँ, मैं 26 में स्टार्ट करूंगा. एक साल में क्या फ़र्क पड़ता है, अभी भी नई जॉब लगी है तो मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करता हूँ. तो आपने 25 की जगह पे 26 पे स्टार्ट किया, तो आपने कितना पैसा नहीं बचाया, ₹1,00,000. तो आपको लगे 1,00,000 से क्या फ़र्क पड़ता है, बट बिकॉज आपने 1,00,000 नहीं बचाया, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस विल बी डाउन बाई 52 लाख रुपीज़. Because that 1 lakh rupees has not worked for 35 odd years, and the value of that money will become 52 lakh rupees. Let's play this game कि आप 28 पे स्टार्ट करते हो, आप बोले शादी होती है उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, तो 3 साल में क्या फ़र्क पड़ने हैं, 3 साल मैंने 3 लाख रुपये नहीं बचाया, but your retirement corpus will be down by 1.41 crore of rupees. Right. And God forbid, if you delay by 6 years, 30 is the right age to start investing, your corpus will be half. आप अगले 30 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो, बट फिर भी जो 25 साल में किया है और जो 30 साल में किया है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2x बनेगा जो 25 में किया है एज कम्पेयर टू 30 वाला. उसका 30 वाला को 50% कॉर्पस कम रहेगा. सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ डिले. सो नेवर एवर डिले योर इन्वेस्टमेंट. आज वॉरेन बफे ने इतना बड़ा वेल्थ क्यों बनाया है? इट्स बिकॉज द लॉन्जिविटी. राइट. उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी 11 साल पे, और आज वो 93-94 ईयर्स के हैं. उन्होंने 80 साल तक पैसा को कंपाउंड किया है. Right. और मेजर इनकम 60 के बाद आया. मेजर इनकम 60 के बाद है. तो इट्स ऑल अबाउट कंपाउंडिंग, इट्स ऑल अबाउट टाइम, विच यू कैन अंडरस्टैंड 25 सेकेंड्स. राइट, कि जस्ट मुझे 20 साल तक पैसे को देखना नहीं है, 25 साल तक पैसे को देखना नहीं है, और जिस दिन मैं जॉब करना स्टार्ट करूंगा उस दिन से मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता हूँ. और अमाउंट डजंट मैटर, आप 500 रुपये से करो या 5,000 रुपये से करो, और उसको हर साल बढ़ाते रहना चाहिए. दैट्स व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो एज ए इन्वेस्टर आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या रहेगी? सी, एज ए इन्वेस्टर आपका जब स्टार्ट करते हो, राइट, तो आपको ये, जैसे मैंने कहा कि अर्न, सेव एंड स्पेंड. तो जब स्पेंड होगा तो आपके पास हमेशा एक वो रहेगा कि अब मैं पैसे कहाँ पे खर्चा करूँ. सो दैट्स व्हाई यू टू प्रायोरिटाइज. ओके, राइट, कि मेरे लिए आज क्या प्रायोरिटी है, मैं उस पर वो खर्चा करूँ. सी, यू ऑलवेज हैव ऑप्शन टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी. राइट, तो आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा. राइट, अगर वो आप बैलेंस कर लेते हो, राइट, और इनिशियल ईयर्स के जो आपका मार्केट वॉलिटिलिटी होगा वो आपके ऊपर नीचे दिखेंगी, बट आप ये फेज को अगर आप पास ऑन कर लेते हो, राइट, then I don't think you should feel insecure, and you create good amount of wealth for yourself and live a good life. बट अगर हम हमेशा अगर रिलेटिवली कंपेयर करने लग जाएं कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है और मैं वो कर रहा हूँ, तो आप कभी भी स्टेबल नहीं रहोगे. राइट. ओके, आजकल जैसे ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स तो बहुत पहले से है, स्टॉक मार्केट्स बहुत पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, बट क्रिप्टो का मार्केट बहुत बढ़ते हुए जा रहा है. सो क्रिप्टो के बारे में आपको क्या बोलना है? सी, क्रिप्टो ऐसी चीज़ है जो मैं समझता नहीं हूँ, मुझे उसका नॉलेज नहीं है. राइट, क्योंकि उसका नॉलेज मुझे नहीं है, राइट, तो मैं आपको कोई व्यू नहीं दे सकता कि वो क्या होगा. राइट, बट एट द सेम टाइम आज जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास भी कोई डेफिनेट व्यू नहीं है. राइट, कि क्यों ये ऊपर जा रहा है,
या क्यों ये नीचे जा रहा है, इसका एक्चुअल में क्या आउटकम होने वाला है, राइट. सो इट्स अ वेरी वेरी वेग इंडस्ट्री, राइट. What will turn out, no one knows about it, right? But will I put my own money in crypto? The answer is no. The reason is that मुझे ये समझ में नहीं आता है, because मुझे समझ में नहीं आता इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. अगर आपको समझ में आता है, you can go ahead and invest, but that investment cannot be more than 10-15% of your portfolio. Right. See, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है या जिसका आपको क्लैरिटी नहीं है, राइट, उस पर आप सारा पैसा नहीं डाल सकते. आप बोल सकते हो ठीक है मेरा 100 रुपये है, उसमें 10 रुपये मैं क्रिप्टो में डाल रहा हूँ. अगर ये अच्छा टर्न आउट हो गया, इट विल क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ. अगर ये खराब भी हो गया, तो आई एम ओनली लूजिंग 10% of my wealth. 90% still preserved. So when you are investing in something which is not very clearly known or not very clearly understood, then you cannot take more than 10-15% of your portfolio. Right. So alternative, this crypto comes as a part of alternative. So alternative cannot be more than 10-15% of your portfolio. उसमें से one of the part can be cryptos. बिकॉज मेरे को लगता है मोस्टली लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था बिकॉज अगले दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इजी मनी, शॉर्ट टर्म मनी बहुत लोगों को मिल रहा था. एंड मैंने भी इन्वेस्ट किया था, हम लाइक बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था. एक इंडिया का भी कोई तो क्रिप्टो आया था, राइट, उसमें इन्वेस्ट करना चालू किया था और कंपनी ठप हो गई, पैसे भी चले गए, सब गया. तो वही है ना कि देखो अभी आपके पैसे भी, मतलब इतना रिस्क है कि आपके पूरा प्रिंसिपल भी जा सकता है. प्रिंसिपल चला गया. आपका नोशनली आपको बहुत वैल्यू दिखाया, बट दैट वाज ओनली पेपर मनी एंड देन लॉस्ट एवरीथिंग. राइट. सो दैट्स व्हाई अगर वो 5% आपका पोर्टफोलियो है तो इट वोंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल लाइफ. बट अगर आपका वो 50% पोर्टफोलियो है, इट विल इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल लाइफ. राइट. सो दैट्स समथिंग. 5-10% आपका पोर्टफोलियो का, लेट इट बी देयर. राइट. देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कैन नॉट बी मोर देन, लाइक कैन नॉट बी कोर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. इट हैज टू बी सैटेलाइट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. राइट. सो आपके हिसाब से अभी कौन से सेगमेंट्स में लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए? सी, प्रीडोमिनेटली अगेन 80% आपका पोर्टफोलियो जो है ना, वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. राइट. 20% जो पोर्टफोलियो है वो आप कॉन्ट्रा बेट्स ले सकते हो. व्हाट इज कॉन्ट्रा बेट? समथिंग विच इज नॉट इन फ्लेवर राइट नाउ. ओके. एंड आई एम ट्राइंग टू बेट ऑन दैट कि हो सकता है कि रिवाइवल हो और वो अच्छा काफी रिटर्न दे सकते हैं. सो वन ऑफ द कॉन्ट्रा बेट विच वी हैव डन इन आवर ओन पोर्टफोलियो इज चाइना. Right? China has not played for like 6. We took this call 8-9 months back. उससे पहले चाइना 8-9 साल से चाइना को रिटर्न दिया ही नहीं. Right? They came back to 2008 levels also. Okay. Right? तो फिर then we saw that there is an economy which is doing good, or right, at least the economy is doing well. And इतना जब valuation इतना सस्ता हो गया, then it's a good time to invest in that money. Right? So that's a contra bet. Now it will play out, not play out, we don't know. But again, if you're playing with small part of your portfolio, you don't have to worry too much of it. So that's on the one play which we believe we have done that. Second play, if you look at Indian markets, then again you look at sector bets जो आपको हर 3-4 साल में एक opportunity मिल सकती है. Like today, banking and financials is one sector which is not done that great, right, as compared to broader market. Right. So can we put some money there from a contra bet perspective? The answer is yes. Right. So if I have to do those as a one of the element, but 80% of my portfolio is in diversified funds, which invest across sectors where the fund manager takes a call, and that's how I do money. 15-20% of a portfolio you can always do a contra bets. Okay. जैसे भी AI भी आ चुका है एंड AI को हम पूछते तो लोग अपना म्यूचुअल फंड्स बना देते हैं, मतलब पूरा पोर्टफोलियो बना के देता है. इसके बारे में आपको क्या बोलना है? See, AI is an amazing tool, right? And you should all use AI. Right? It will enhance our productivity. Okay. So from an investment perspective, so investment का 2 रोल है. एक तो है कि selection of funds, first prepare your goal and then selection of funds, and then third is stay invested. Right? Now AI will help you to say that मेरे 4 goals है, उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए. AI will do that work for you. Even if in few years AI will also tell you which fund to invest in. Right? He will do all the research and tell you that okay, based on my thing, you can have a diversified portfolio of this 4 fund managers, this 4 schemes, and this will do good over a period of time. Right? Probability of this good. So that also AI will help you. But when the market goes down, you need someone as a behavioral coaching. That's market going, but आपका जो गोल है वो 10 साल बाद है. Right? Why you're getting panic right now? Just stay invested. This is where the role of a distributor or advisor comes in. Right? So behavioral coaching is where the role of a distributor advisor comes in. Selection of fund or only the planning part, which you know, if you know that, that can be done by the AI also. So but human, see क्या होता है, money is the most emotional aspect, right? And it's a major part of your like discussion when you do with the right. So ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको कोई ट्रस्टेड फेस चाहिए जिससे आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. राइट? सो दैट कल मैं नहीं भी रहूँ
तो my family is well taken care because of someone is there who knows Right. everything about me. Right. This is where the role of a distributor advisor comes in. Hmm. And then he helps you in other aspect of it, that how should you, what should you do with your money, Right. right? कि आपका reasonable amount of पैसा हो गया है, तो अब आपको लाइफ में आपकी प्रॉब्लम समझ के या आपकी लाइफस्टाइल समझ के अब आप और क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हो. दिस इज वेयर ह्यूमन एलिमेंट कम्स इन. सो एडवाइजर ऑल्सो नीड टू यूज AI टू ऑटोमेट हिज थिंग्स. बहुत सारी चीज रिसर्च जो करनी है आपको, दैट AI विल हेल्प यू, राइट? एंड देन यू टू ब्लेंड द AI with your emotional side of it and then educate clients. Right. That's a good point. Yeah. एक ट्राई करते हैं, मैंने फ़ोन भी अपना यहाँ पे रखा है, AI को पूछ के देखते हैं मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने तो किस में करके देते हैं. लेट्स सी AI क्या जवाब देता है. थोड़ा फन पार्ट करते हैं. सो मैंने AI को स्पीकिंग मोड पे डाला है. आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडियन मार्केट्स. बी स्पेसिफिक, मुझे वेयर शुड आई इन्वेस्ट इन? Absolutely. Let me break it down a bit more precisely for you. If you have 1 lakh rupees and you want to invest it systematically, here's a concrete plan. You could set up a monthly SIP of about 8,000 to 10,000 rupees over the year. In terms of specific mutual funds, you might consider something like this. One large cap fund, you could go with the SBI Blue Chip Fund. It's a well-known large cap fund that focuses on stable, big companies. Multi-cap fund, you might pick the Kotak Standard Multi-Cap Fund, which gives you a blend of large, mid, and small companies all in one. And mid-cap, for some mid-cap exposure, the Miri Asset Emerging Blue Chip Fund is a solid choice that many investors like. And for small cap fund, if you want a bit of growth potential with the small cap, the Axis Small Cap Fund is a good option to consider. You could divide your monthly amount roughly equally among these 4 funds, or tilt a bit more towards large and multi-cap if you prefer a little more stability. That should give you a solid, diversified SIP plan. सो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, अभी हमने भी देखा. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे 2 चीज़ फ़र्क आ, राइट? जैसे मैंने कहा फंड सिलेक्शन उसने दिए, राइट. बट उसने आपको ये नहीं पूछा कि आपको 1 लाख रुपए कितने टाइम फ्रेम के लिए चाहिए. उसने आपको सारे फंड्स बाय डिफॉल्ट इक्विटी फंड्स दे दिए, राइट. आपने उसको टाइम फ्रेम. अगर आपको पैसे 1 साल बाद चाहिए, देन ये एडवाइस पूरा ही गलत है, पूरा ही गलत है. राइट. राइट? और ये पोर्टफोलियो आपको 10 साल बाद चाहिए, देन यू कैन स्टिल फॉलो दिस एडवाइस, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो व्हेन यू व्हाट इज द टाइम फ्रेम व्हाट द AI इज लुकिंग एट. फिर उसने ये नहीं देखा कि आपका बाकी पोर्टफोलियो आपका कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, राइट. राइट? बेस्ड ऑन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, right? Do you need to invest in equity more or you need to invest in debt more? So on an overall asset allocation, it has not done that well, Right. right? So when you're investing, you can't look at standalone, right? You have to look at overall picture and then take a call कि मुझे और पैसा कहाँ डालना. Right. So this is where the role of a distributor advisor comes in. So that's something distributor advisor as well as the investor can use AI, right? So अगर मुझे एक बार clear हो गया कि मुझे आपके पैसे equity fund में डालने हैं, then I can always use AI and say, okay, which funds you will recommend, and then I can go back and study those funds, and then say, okay, out of this 4 funds, 2 or 3 funds looks good to me, let me go and invest in that fund, right? So you will have to use your, so मेरे लिए भी मुझे AI use करना है, right, to help me to improve my productivity, right? But at the same time, right, you have to look at overall asset allocation, which AI won't be able to help you in the current juncture. Just one last question, अगर आप एक piece of advice देना चाहोगे जो लोग इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं या जो लोग इन्वेस्टेड है, सो आप क्या देना चाहोगे? ओके, तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि पर्पस जानो कि मुझे पैसा क्यों चाहिए, राइट? एवरी मनी हैज़ टू हैव अ गोल इन माइंड. ओके. एवरी मनी विच यू इन्वेस्ट. तो अगर आप राइट डाउन दैट, ओके, फर्स्ट राइट डाउन दैट मेरे आज के इन पे मेरे पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, राइट? टू मेक योर नेटवर्थ स्टेटमेंट, राइट? कि मेरे पैसे इतने पैसे डेट में है, इतने पैसे इक्विटी में है, इतने पैसे मेरे EPF में है, इतने पैसे PPF में है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो मेक अ होल नेटवर्क स्टेटमेंट कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ पे, एंड दैट यू गेट योर एसेट एलोकेशन. मेरा कितना पैसा डेट में है, कितना पैसा इक्विटी में है. देन कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ दैट कि मेरे से पैसे तो हैं, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाई आई नीड दिस मनी फॉर, राइट? राइट डाउन दिस गोल्स कि आई नीड फॉर कंटिजेंसी फंडिंग, आई नीड फॉर माई किड्स एजुकेशन, आई नीड टू बाय अ कार, आई नीड टू बाय अ होम, आई नीड टू बाय अ financial freedom, right? So write down every goals, and then try to map all this investment to these goals, and then see कहाँ पे shortfall है, और फिर जो incremental investment कर write down कि ये पैसे मैं जो invest कर रहा हूँ वो किस goal के लिए है. Once you have done that, right, that will help you that when the markets are fluctuating, you will have a very clear direction कि मुझे ये पैसे कब चाहिए, right? And then I've invested in a product which is meant for that time frame. So जब मार्केट खराब भी होंगे तो आप घबराओगे नहीं. Just to give you example, right? So I met a client, right?
तो उनका था कि ये पैसे मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए करना है. सो व्हेन वी स्टार्टेड बस 7 years का बात का गोल था, राइट. सो वी स्टार्टेड विद इक्विटी फंड्स, राइट, कि आपको 7 साल बाद पैसे जो आज आप इक्विटी फंड में डाल दिए और इट विल ग्रो एंड विल गिव यू बेटर रिटर्न देन अ डेट प्रोडक्ट. जब वो गोल 1 से 1.5 साल बचा हुआ था, यू नीड टू मूव दैट मनी फ्रॉम इक्विटी टू अ कंजर्वेटिव एसेट्स. क्योंकि अब आप गोल के नियर आ गए हो, राइट. यू कांट कीप दैट मनी इन इक्विटीज एनीमोर. सो क्या हुआ इस केस में, 2020 में जुलाई 2020 में क्लाइंट की डॉटर पढ़ने जा रही थी यूएस. तो उन्होंने बोला कि यार, उन्होंने फ़ोन किया कि निखिल मुझे अपनी डॉटर की पढ़ाई के लिए पैसे निकालने हैं, सो प्लीज़ वी नीड टू रिडीम दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. तो मैंने कहा ओके टेल मी मनी विल कम टुमारो टू डू हैव टू टुमारो टू बैंक अकाउंट. तो मैंने कहा मुझे पता है पैसा तो आ जाएगा बट मार्केट्स आर डाउन, राइट. सो आई विल लूज आउट सच ए बिग अमाउंट ऑफ मनी. इट्स यूएस एजुकेशन, सो इट्स क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ कॉर्पस. तो आई विल टू रिडीम एट नेगेटिव, राइट. आई एम सेइंग योर markets are down, that's clear, and no one knew about it. But daughter going for education was known to us for last 7 years. 7 years, right. तो ये कोई अगस्त 2020 में जा रही थी, वो हमको 7 साल पहले भी पता था कि वो ग्रेजुएशन के लिए अगस्त 2020 में जाएगी, राइट. तो हमने लास्ट ईयर ही आपका जो पैसा था, ये मूव दैट मनी टू अ कंजर्वेटिव फंड लाइक एन आर्बिट्राज और डेट फंड, right? So even if markets have corrected, that money is not corrected. So money which you require in 2020 and 2021 are both in conservative assets. The money which you require in 22, that is an equity asset and that is down. But that money you don't have to redeem now. Right? So this is where when you have a purpose or goal in mind and invest in that, then you can rebalance your portfolio accordingly. कि मुझे 2 साल बाद का गोल है, अब मुझे rebalance करना है. But 90% of people just invest the money without having a goal in mind. Because they don't have a goal in mind, they can't rebalance their portfolio. They can't withstand the volatility when market goes down. Because उनको लगता है कि यार पैसा गिर गया है, पर ये अगर उनको पता है कि पैसा 10 साल बाद ही चाहिए, अभी चाहिए ही नहीं मुझे 2 साल के लिए, then मुझे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है. So I'll tell every investor that before investing your money, first determine that ये पैसा किस गोल के लिए डाल रहा हूँ. Once you have done that, and then invest your money. Right? And not always chase return. Right? You should invest with जो आपका गोल है, उस टाइम फ्रेम के लिए जो सबसे अच्छा रीजनेबल रिटर्न देगा उसी में इन्वेस्ट कीजिए. हर पैसा का मतलब ये नहीं कि इक्विटी में डालना है. अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है तो आपको शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट डालने पड़ेंगे, तो इट्स कंजर्वेटिव. बट आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, देन इक्विटी इज वेरी गुड ऑप्शन. सो दैट वाज द फर्स्ट बिग एडवाइस. सेकंड बिग एडवाइस आई विल टेल मानव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट बहुत बार हमको रिस्क, सी एनीथिंग विच इज टू लुक्रेटिव, राइट. अगर कोई बोल रहा है कि यार इसमें आपको 30-40% रिटर्न आ सकता है, राइट, और इसमें कोई रिस्क नहीं है. सो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड which has got a low risk and high return. Anyone who gives you high return will always carry high risk. Anyone which give you low return will always carry low risk. Right? तो अगर आपको high return आ रहा है, there has to be high risk. Now risk may not be known to you, और आपको पता नहीं चल रहा होगा, but there will be inherent risk. Right? So when you're investing in a product which promises high return, right, or probability of giving high return, will also carry that inherent high risk. So look at your own risk appetite and then invest. कि आप वो risk ले सकते हो कि नहीं सकते. So don't only look at return, look at risk and return both, and then invest your money. Okay. Thank you so much. बहुत अच्छी आपने advice दी है, and we had a very good conversation. I hope you like it. I hope our viewers are going to like it because बहुत raw हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, and thank you so much. Thank you, Manav. Thanks a lot. Yeah.